अब तो सब लोग ऑटोमेशन का आइडिया है सबको, लेकिन कल आप लोग क्यों बता क्यों नहीं पा रहे थे तब? भाई देखो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। भाई देखो अभी तक कुछ ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं गया है, अगर अभी ये हाल रहेगी तो फिर कैसे होगा यार। अभी क्या बताया गया? अभी तुमको बस एक क्लास बताई गई, क्या, क्रोम ड्राइवर, और उसके अंदर बताया गया तुमको भाई क्या कि एक मेथड, एक क्रोम ड्राइवर है, इसके अंदर एक मेथड है जिसका नाम क्या है, गेट है। ये इतना याद रहना चाहिए। उसमें एक पैरामीटर चाहिए स्ट्रिंग टाइप का, जिसमें हमको क्या भेजना है, यूआरएल, और मेथड का जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, वाइड है। चेक कर लो ना, देख लो भैया एक बार, बताओ गेट इसका रिटर्न टाइप क्या है। तो एक मेथड के बारे में क्या है, वही क्रोम ड्राइवर नाम की क्लास है, उसमें गेट नाम का मेथड है, ठीक है। मेथड नॉन स्टैटिक है, मेथड कैसा है, नॉन स्टैटिक है, और प्लस आर्गुमेंट में स्ट्रिंग मांगता है, और स्ट्रिंग में तुम क्या देते, स्ट्रिंग तो हो गया ना, उसका टाइप देते क्या, उसका यूआरएल। और ये क्या करता है, इसका काम क्या है, जो भी ब्राउज़र खुला हुआ है क्रोम का, उसमें यूआरएल को ओपन करना, ये इसका क्या है, काम है। और इसके बाद एक मेथड क्या कर सकता है, या तो रिटर्न कर सकता है या तो रिटर्न नहीं कर रहा है, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। तो भैया ये मेथड कैसा है, वाइड है, रिटर्न नहीं कर। इतना ही आपको, इतना आपको दिमाग में एकदम रहना चाहिए। और कौन सा मेथड देखे थे इस क्लास का, एक मेथड और देखे थे, क्या, क्लोज, जो ब्राउज़र को क्या कर देता है, क्लोज कर देता है, ठीक है। गेट देखे थे, क्लोज देखे थे, और बिल्कुल फाइंड एलिमेंट, ये मेथड देखे थे कि नहीं। तीसरा मेथड देखे थे फाइंड एलिमेंट, देख लो ध्यान से, फाइंड एलिमेंट किसका मेथड है, क्रोम ड्राइवर का, क्योंकि ड्राइवर डॉट करके कॉल कर रहे हो ना, ड्राइवर के पास किसका ऑब्जेक्ट है, क्रोम ड्राइवर का। तो ये फाइंड एलिमेंट भी किसका मेथड है, क्रोम ड्राइवर। और बताओ, और क्रोम ड्राइवर का कौन सा मेथड यूज किए, आई थिंक बस, इसके अलावा तो और कुछ नहीं यूज किया ना। तो भैया तुम तीन मेथड नहीं याद रख पा रहे हो। सिंपल से तुम्हें ये याद रखना है कि ये मेथड्स का नाम क्या है, इन्हें क्या पैरामीटर चाहिए, इनका क्या रिटर्न टाइप है, और ये मेथड क्या करने के लिए बनाए गए हैं। जैसे गेट मेथड यूआरएल ओपन करने के लिए, क्लोज मेथड जो है ब्राउजर को क्लोज करने के लिए, और फाइंड एलिमेंट मेथड एलिमेंट को पेज पे ढूंढने के लिए। क्योंकि बिना भाई किसी भी एलिमेंट पे तब तक नहीं काम होगा जब तक उसको ढूंढा नहीं जाएगा, इसलिए हमेशा करते हैं क्या, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। उसका काम क्या है, पेज पे एलिमेंट को ढूंढना। अब तुम्हें याद रखना है इसका आर्गुमेंट या पैरामीटर। पैरामीटर इसमें क्या है, पैरामीटर और आर्गुमेंट कहेंगे तो मान के चलो सिनोनिम जैसा ही, ठीक है। तो पैरामीटर या आर्गुमेंट उसमें क्या है, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट मांगता है, फाइंड एलिमेंट। भाई ये याद रहना चाहिए, अगर इतने स्लो और इतना बताने के बाद नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत दिक्कत है, अब छोड़ दीजिए और हम आराम से कोई दूसरा काम कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए तब मत करिए भाई, इतना तो याद रखिए यार। इसके बाद आपको क्या और क्लास कौन सी मिली थी, बाई। और बाई क्लास के भी आपने कुछ देखो स्टैटिक मेथड कॉल किए थे, इतना तो दिमाग में रख सकते हो यार, कौन बड़ी बात है। कुछ स्टैटिक मेथड तुम यूज किए थे जिनका नाम क्या था, एक था बाई डॉट क्या था, नेम आईडी, ना क्लिक नहीं, बाई डॉट नेम, बाई डॉट आईडी, बाई डॉट एक्सपाथ, ऐसे था ना, हाँ, बाई डॉट लिंक टेक्स्ट, ये सब मेथड्स तुमको याद रखना है। इन मेथड्स का काम क्या है, बाई डॉट एक्सपाथ से तुम क्या देते हो, एक्सपाथ देते हो। इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, ये बाई क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता। भैया इतना लिख लो ना, 2 पेज भी नहीं होगा, लिखोगे 2 पेज भी नहीं होगा। फिर इसके बाद स्टैटिक मेथड्स हैं जिनका नाम क्या है, आईडी, एक्सपाथ, नेम, लिंक टेक्स्ट। मतलब ये 4 मेथड तो तुमने देखे हैं, मेथड और भी हैं भी हमने बताए नहीं। क्लियर है। तो बस ये था बाई क्लास का यूज। और यही भाई ये तुमको यहाँ लिखना होगा कि फाइंड एलिमेंट मेथड के अंदर आर्गुमेंट में क्या चाहिए, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। तो वो तुमको बाई डॉट एक्सपाथ, बाई डॉट आईडी करके मिल जा रहा है, नहीं कर रहे थे ना। और तीसरी क्या चीज़ तुमने देखी, तीसरा एक देखा, एक नया नाम क्या,
वेब एलिमेंट एक क्लास नहीं हुई। वेब एलिमेंट क्लास का तुमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। जब तुमने ड्राइवर क्लास का क्रोम ड्राइवर क्लास का फाइंड एलिमेंट मेथड कॉल किया तो तुमको रिटर्न होके क्या मिला? वेब एलिमेंट। वेब एलिमेंट किसको शो करता है? वेब एलिमेंट शो करता है पेज के किसी एलिमेंट को, और कोई भी एलिमेंट होगा तो उसके लिए HTML में क्या होगी? एक लाइन। उस लाइन में क्या होगा? टैग होगा, एट्रीब्यूट और वैल्यू होंगे। और क्या है इससे ज्यादा? क्या है इसमें? और कुछ तो नहीं है। तो वेब एलिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट, किसी पे बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास, किसी भी एलिमेंट पे काम करना है तो आपको उस एलिमेंट का के लिए वेब एलिमेंट का क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। क्योंकि वो मेथड्स, अब वेब एलिमेंट क्लास के पास क्या है? अब मेथड है, जैसे क्या? क्लिक है। अब अच्छा देखो ध्यान से, क्रोम ड्राइवर वाले मेथड वो हैं अच्छा देखो ध्यान से, जरा दिमाग तो लगाओ। क्रोम ड्राइवर किसके लिए? देखो क्रोम ड्राइवर रिप्रेजेंट करता है किसको? ब्राउजर को। और वेब एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है ब्राउजर के अंदर के क्या? एलिमेंट्स को, जो छोटे छोटे दिखाई देते हैं, बटन है, ये है, वो है, लिंक है, फिंक है, सब रहते हैं ना, ठीक है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यार कोई भी काम ऐसा है जो ब्राउजर पे कर रहे हो, वो मेथड श्योरली है कि क्रोम ड्राइवर के अंदर होगा। गेट नाम का मेथड वेब एलिमेंट के अंदर नहीं हो, क्या करेगा? एलिमेंट थोड़ी नहीं URL खोलता है। क्लोज का कोई एलिमेंट, क्या तुम ये इसको क्लोज कर दोगे? क्लोज क्या कर सकते हो? ब्राउजर ना, तो थोड़ा दिमाग लगाओ, तो ऐसे भी कंफ्यूजन ना हो कि कौन किसका मेथड है। अब क्लिक मेथड किसका है? वेब एलिमेंट का। ये लॉजिकल बात है। क्लिक कहाँ करते हो? अरे मनमानी ऐसे थोड़े पूरे पेज का ऐसे क्लिक ठोक दिया। किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे करते हो ना। फेसबुक चलाते हो तो ऐसे ही मनमानी चलाते हो? नहीं। अब जिस दोस्त को टैग करना होता है उसका स्क्रॉल करते हो, पहुंचते हो, क्लिक करते हो, सब करते हो कि नहीं करते? तो सेम वही चीज, तो वो सब जो चीजें हैं वो किसी एक एलिमेंट पे की जा रही है ना। तो ऐसे मेथड्स जो एलिमेंट्स पे किए जाएंगे, जो एलिमेंट से रिलेटेड होंगे, वो तुमको मेथड कहाँ मिलेंगे? वेब एलिमेंट। जैसे क्लिक है, मैनुअली कर रहे हो ना, तो उन्होंने क्या बनाया है? मेथड बनाया है। उन्होंने क्लोज नाम का क्या बनाया है? मेथड बनाया है, जो क्या कर रहा है? ब्राउजर को इंटरनली क्या कर रहा है? क्लोज कर रहा है। ठीक है, तो क्लिक है। और कौन है? सेंड कीज है। और एक मेथड है, अच्छा क्लिक था, सेंड कीज था। ये सब देखो वेब एलिमेंट के, कभी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये क्रोम ड्राइवर के गलती से बोल दो। अरे कैसे बोल दे रहे हो भाई? क्लिक, सेंड कीज ये सब कहाँ करोगे? पेज के एलिमेंट्स पे करोगे ना। उसको दिखाने के लिए जावा ने, सेलेनियम वालों ने जो क्लास बनाई है उसका नाम क्या है? वेब एलिमेंट। अब क्लिक देखा था मेथड, अब तुम्हें पता होना चाहिए क्लिक मेथड है। आर्गुमेंट में क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। क्लिक करने में क्या चाहिए? बस वेब एलिमेंट डॉट क्लिक। किस पे क्लिक करना है ये कैसे पता चलता है भाई? वेब एलिमेंट हवा में तो मिलता नहीं, कैसे मिलता है? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। और फाइंड एलिमेंट ऐसा नहीं मनमानी कुछ भी है। फाइंड एलिमेंट भी क्या मांग लेता है? पैरामीटर। पैरामीटर में भेजते हो बाई का ऑब्जेक्ट, जो बाई डॉट एक्सपाथ जिसका लिखोगे उसी का बन के आएगा। ऐसा नहीं किसी का भी बन के चला आएगा ना। तो क्लिक में क्लिक करने के लिए जब एलिमेंट ढूंढ लिया है तो किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ देखो, सेंड कीज में आर्गुमेंट है, क्योंकि सेंड कीज में तुम कुछ टाइप कराते हो। तो क्या टाइप कराते हो? बताओगे तब तो ये टाइप करेगा। इसका देखो, इसका भी रिटर्न टाइप कुछ नहीं है, इसका भी रिटर्न टाइप कुछ नहीं है। और कौन सा मेथड देखा था? हाँ, गेट साइज भी देखा था। चलो गेट साइज ही पहले लिख देते हैं। एक मेथड गेट साइज, किस क्लास का? वेब एलिमेंट। ये साइज देता है एलिमेंट। जब किसी तुम जानना चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट का मतलब क्या है? यार देखो, सब कुछ एलिमेंट है यहाँ। पेज पे जो कुछ दिख रहा है वो कोई ना कोई एलिमेंट ही है। अगर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करोगे तो एक लाइन तुमको उठा के पकड़ा देगा HTML की, भैया ये मेरी लाइन है ना। तो कोई भी चीज होगी, सब क्या है? तो कोई भी एलिमेंट हो, सबकी साइज निकल सकती है। हम जैसे इसकी साइज निकालेंगे तो बड़ी निकलेगी,
इसकी साइज निकालेंगे तो कुछ और मिलेगी, इसकी साइज निकालेंगे तो कुछ और मिलेगी। तो हम चाहें तो ये भी निकाल सकते हैं किसी की साइज क्या है। अब कहोगे सर जरूरत क्या है इसकी, किसी की साइज निकालने के लिए? देखो याद रखना, अभी हम आगे देखेंगे आखिर हमें करनी है क्या, टेस्टिंग। टेस्टिंग कैसे करती है? अगर हम तुमसे कहें किसी भी डिपार्टमेंट में तुमको कहीं भी, ऐसा नहीं टेस्टिंग सिर्फ सॉफ्टवेयर में है, टेस्टिंग क्यूए ऐसा एक वर्ड वो है जो हर कंपनी में होती है। जैसे कोई कंपनी प्रोजेक्टर बना रही होगी ना, कुछ लोग टेस्ट कर रहे होंगे, वही क्या है, टेस्टर। तो जब भी कोई टेस्टर किसी चीज को टेस्ट करता है तो उसे दो चीज चाहिए होती है। एक, उसे ये पहले से लिख के रखा होता है या उसे पता होता है कि ये चीज में ये चीज कैसे काम करनी चाहिए। इसे क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड। क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड, कि ये उम्मीद है कि भाई जैसे अगर प्रोजेक्टर कोई टेस्ट कर रहा है तो ऐसे नहीं ऐसे टेस्ट करने लगेगा। बन रहा था तो वो भी सोचा होगा उस प्रोजेक्टर के बारे में, तो वो भी भाई देखो पहले क्या होगा, कोई किसी ने प्रोजेक्टर की बताया होगा कि प्रोजेक्टर में क्या क्या फीचर रहेंगे और प्रोजेक्टर की क्या डिजाइन रहेगी, पहले इस पे काम होगा, फिर उसके बाद उसको किस पे काम होगा, उसको बनाने पे काम होगा। और इधर कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसको टेस्ट करने के बारे में प्लान करेंगे कि हम जब ये बनेगा, बन के आएगा तो हम इसको कैसे टेस्ट करेंगे। तो उनको भी पता होता है ना कि साथ तो ये बटन दबाओ तो चल जाना चाहिए, दोबारा 2 बार बटन प्रेस कर दो तो क्या हो जाना चाहिए, ऑफ हो जाना चाहिए, ये बटन प्रेस करो तो ये होना चाहिए, यहाँ से ऐसे होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें हैं ना, उसको पता है ये होना चाहिए। अब जब प्रोजेक्टर बना के देगा बनाने वाला, तब वो क्या करेगा, उसको चला के अब देखेगा। अब उसको सामने आएगी क्या, सच्चाई, जो एक्चुअल है। एक है होता है क्या, हमेशा कहीं भी टेस्टिंग वर्ड आएगा तो दो चीज जरूर आएगी। टेस्टिंग वर्ड इसके बिना अधूरा है। कहीं भी कुछ भी टेस्ट करो, तुम्हें हम कहें कि यार जरा ये पानी टेस्ट करके बताओ, तो वहां भी टेस्टिंग कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में है, तुम्हारा एक्सपेक्टेड है कि पानी पीने लायक मीठा होना चाहिए, साफ होना चाहिए, है ना। अब पानी अगर वो जिसे कहते हैं मीठा ना हो, खारा हो, जो है, जब पियोगे तब क्या कहोगे, वो एक्चुअल पता चलेगा। एक है कि ऐसा होना चाहिए और एक है क्या हुआ। अगर जैसा होना चाहिए वैसा हुआ तो टेस्टिंग पास हो गई, और अगर जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ तो क्या हो गई, वो चीज फेल हो गई कि भाई ये सही से काम नहीं कर रहे, क्योंकि जो होना चाहिए था वो हुआ नहीं। अब जैसे ये देखो, डेवलपर ने बताया होगा, डिजाइनर ने बताया होगा कि यहाँ एक बटन आएगी और बटन की साइज होगी ये, तो ये टेस्टर के पास पहले से है कि क्या साइज होनी चाहिए। डिजाइनर ने बता दिया, या जिसने बनवाया है, कोई बनवा रहा होगा ना, जो बनवा रहा होगा क्लाइंट, वो डिजाइनर से बोला होगा हमें इतना बड़ा चाहिए, तो डिजाइनर ने बता दिया होगा भाई फलाने की साइज की, इस बटन की बात कर रहे हैं, इस बटन की साइज होती है, ऐसे सबका रहेगा, इसकी ये होनी चाहिए, इसकी ये होनी चाहिए, इसकी साइज ये होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, जो तुम्हारे पास लिख के पहले से पड़ा हुआ है वो क्या है, एक्सपेक्टेड। वो क्या है, एक्सपेक्टेड, कि ऐसा होना चाहिए। अब तुम करोगे यहाँ क्या, कोड, तुम यहाँ करोगे क्या, कोड। तुम यहाँ मान लो मेथड कॉल करते हो क्या, गेट साइज। गेट साइज मेथड क्या करता है, क्या तो गेट साइज का काम है साइज निकालना, लेकिन क्या मेथड में आर्गुमेंट क्या है, आर्गुमेंट क्या है, पैरामीटर क्या है भैया, याद कर लो मेथड। मान लो ये है, कौन सा एप्लीकेशन है, कोई भी है, चलो यही स्टार्टिंग में ही दिखाते हैं, ऊपर ही लो, ये बताओ ये किसकी बात कर रहे हैं, लाइन नंबर 15 पे बाई डॉट एक्सपाथ से एक्सपाथ दिए हुए हैं, फाइंड एलिमेंट किए हुए हैं, और क्या भेजे हैं, बाई का ऑब्जेक्ट भेजे हुए, वेब एलिमेंट इनको मिल गया। इसके बाद ये सेंड कीज कर रहे हैं, सेंड कीज तो कर ही सकते हैं, ये चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, क्लिक भी कर सकते हैं, ये चाहे तो एक मेथड कॉल कर सकते हैं क्या, गेट साइज। देखो ध्यान से भैया, मेथड पहचानो, कोई आर्गुमेंट कोई पैरामीटर इसको नहीं चाहिए,
और ये मेथड ये जरूरी एकदम याद रखना है, मेथड क्या है, वाइड है या नहीं है। तो देख लो भैया वाइड नहीं है, रिटर्न कर रहा है क्या, डायमेंशन लिखा हुआ है ना, मतलब डायमेंशन क्लास का ऑब्जेक्ट। समझ रहे हो, इस तरह से। और ये तुम्हें क्या दिया, लिखे स्पेलिंग गलत है, ठीक। अब जैसे मान लो, ध्यान से सुनना, हमको पहले ही डिजाइनर ने बताया कि इसकी साइज होनी चाहिए, क्या है ये, यूजर नेम है ना, उसने कहा यूजर नेम की साइज होनी चाहिए मान लो 25 बाई 70, क्या होनी चाहिए, या मान लो बताया 18 बाई 70, हाँ, या 18 बाई 70 या 18 बाई 75 होनी चाहिए। ये किसने बताया हमको, हाँ ये हमको पहले ही बता दिया गया। भाई हम टेस्टिंग करेंगे, हवा में थोड़ी करेंगे भैया, कैसा बनना हमें बताया जाएगा ना। तो बताया गया कि भैया एक यहाँ पे यूजर नेम रहेगा, और यूजर नेम की जो साइज रहेगी, जो उसकी साइज रहेगी वो ये रहेगी कि उसकी ऊंचाई जो हाइट रहेगी वो रहेगी मान लो 18, और जो चौड़ाई रहेगी विड्थ रहेगी वो रहेगी मान लो 70। तो हम ऐसे लिख देंगे, देखो ध्यान से, क्या लिखें, इंट, और लिख दें क्या लिखा, इंट एक्सपेक्टेड हाइट बराबर मान लो क्या है 18। ये हमें पता है, पहले से हमें क्या है पता है। और इसके बाद बताओ, अब यहां से गेट साइज की तो डायमेंशन क्लास का ऑब्जेक्ट बना, सॉरी ये ये एक्सपेक्टेड हाइट है। ऐसे ही और आओ, इंट एक्सपेक्टेड विड्थ, मान लो क्या है, ये हमको पहले से क्या है पता है। लेकिन जब एप्लीकेशन बन के आएगा, जब एप्लीकेशन बन के आएगा तब क्या होगा ये थोड़ी पता है। भविष्य में क्या होगा पता है तुम्हें, 3 दिन बाद जो डेवलपर बना के देगा उसमें क्या सही होगा क्या गलत है वो कब पता चलेगा, जब वो सामने बन के आएगा और तुम टेस्ट करके देखो, तुम देखोगे कि यूजर नेम की अब क्या हाइट है और क्या विड्थ है। अगर हाइट भी 18 है और विड्थ भी क्या है 70 है, तब कहेंगे क्या है। तो चलो इसको करके देखते हैं। अब ये तो हो गया क्या मैनुअली, ये तो क्या हो गया मैनुअली। जैसे अगर मैनुअल टेस्टिंग करते तुमको एक्सपेक्टेड बता देते, तुम अपना खुद ही हाथ से क्या करते, ब्राउजर खोलते, इंस्पेक्ट करते, अंदर दिखती है साइज, वहाँ से अंदर से साइज निकालते और वो देखते वहाँ साइज क्या आ रही है और एक्सपेक्टेड साइज क्या है। तुम देखते मैच कर रहा है तो कहते पास है, नहीं मैच कर रहा है तो क्या है फेल। तुमको इंस्पेक्ट करके साइज खुद से निकालनी पड़ती है। अब यही आता है क्या ऑटोमेशन, किसी की साइज निकालनी हो क्या है आसान है, आप क्या कर सकते हो, अगर आप गेट साइज मेथड कॉल करो, आपको डायमेंशन क्लास का क्या मिल जाएगा ऑब्जेक्ट, और डिम डॉट जब आप मेथड कॉल करोगे। अब याद रखना ये जो गेट हाइट करके मेथड है ये किस क्लास का मेथड है, डायमेंशन क्लास का है। भाई देखो डिम किस टाइप का है, डायमेंशन टाइप का है ना, तो ये किसका मेथड है गेट हाइट। ये तुम्हारी क्या हो गई। अच्छा देख लो ये भी भैया हमेशा देखा करो भैया, जितने मेथड हम बता रहे हैं सबका नाम, काम, रिटर्न टाइप और पैरामीटर एकदम याद होना चाहिए। रिटर्न क्या कर रहा है इन, रिटर्न क्या कर रहा है इन रिटर्न कर रहा है, तो वही कर रहा है हाइट, तो लिख लो इंट हाइट। और ऐसे ही एक मेथड और है डिम क्लास का, वो डायमेंशन क्लास का, जिसका नाम क्या है गेट विड्थ। जैसे गेट हाइट है वैसे ही गेट विड्थ, और यहाँ से ले लें क्या तो ये वो आया है जो क्या है असली है, ये वो आया है जो क्या है
असली है एप्लीकेशन की। जब चलेगा तो ये कोड पता कर लेगा कि उसकी असली हाइट और विड्थ क्या है। अच्छा, और एक बात देखो ध्यान से, सब लोग बहुत आसान चीज बताएंगे कोई मुश्किल नहीं। देखो, अच्छा कब बोलते हो तुम पास? तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है? तुम्हारे दिमाग में ये चलता है, अगर तुमसे टेस्टिंग कैसे करते हो, तुम्हारे दिमाग में ये चलता है अगर एक्सपेक्टेड और एक्चुअल क्या है, बराबर है, मैच कर रहे हैं, तो मतलब क्या है, पास है, नहीं तो क्या है, फेल। पहला वर्ड शुरू हुआ कहाँ से? अगर से। इसीलिए प्रोग्रामिंग में एक चीज होती है क्या, इफ। जब दो चीजों को हमें क्या करना भाई, मैच करोगे, क्या मतलब, दो बातें होती है ना। अगर दो चीजों को हम मैच करें तो एक बात तो ये हो सकती है, या तो मैच करेंगी और या तो मैच नहीं करेंगी। हो सकता है मैच करने पे हम ये करना चाहते हो, मैच न करने पे वो करना चाहते हैं। तो ऐसा हम लोग करते हैं ना भाई, हर जगह हम लोग करते हैं। जैसे अगर मान लो हम वो बस पकड़ने गए, ट्रेन पकड़ने गए, नहीं मिली तो दूसरी ट्रेन या बस भी तो पकड़ सकते हैं। मेरे ये कंडीशन लगाते हैं ना कि अगर ये नहीं मिलेगा तो वो ले लो। अगर लगा रहे हो तो ऐसे प्रोग्रामिंग में भी ये कैसे डिसीजन ले कि चीज पास है कि चीज फेल है। इसीलिए प्रोग्रामिंग में ये कंसेप्ट यूज होता है किसका, इफ वही है बस। अगर जब भी इफ होगा तो इफ के साथ एक ब्रैकेट होगा। इफ अगर के साथ अगर क्या, अगर ऐसे बोलते जाओगे, अगर हमेशा तभी लगाओगे जब कंडीशन आए। हाँ, कंडीशन मतलब कोई ऐसी सिचुएशन की या तो ये या तो वो वाली जब बात आती है तभी हम अगर की बात करते हैं ना, अगर ये हुआ तो ये करेंगे, नहीं तो वो करेंगे। ऐसा होता करते हैं ना। तो सेम ऐसे ही प्रोग्राम होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, दो चीजें क्या होंगी, मैच हो। तो इफ अब अच्छे देखो, अगर एक्सपेक्टेड कैसे, अच्छा मैच कैसे करते हैं, जावा में बड़ा आसान है। आप जैसे अच्छा मैच करोगे तो किसको मैच करोगे, दो चीजों को मैच करोगे ना। जावा में जब भी दो चीजों को मैच करते हैं तो याद रखना, हम इक्वल टू नहीं लगाते, क्या लगाते हैं। अगर एक्सपेक्टेड हाइट के क्या है, हाँ एक्सपेक्टेड हाइट और असली हाइट आपस में क्या है, बराबर। ठीक है, इफ और जब भी रहता है इफ के साथ हमेशा लगता है क्या है, करली ब्रेसेस। ये बताता है इफ कहाँ शुरू हो रहा है और कहाँ ऐसे मनमानी थोड़ी रहता है भाई। हम चाहते हैं दो लाइन इफ के अंदर रखना, तो मेरे हाथ में है ना, हम क्या करेंगे, करली ब्रेसेस में शुरू करेंगे, करली ब्रेसेस में क्या करेंगे, एंड करेंगे। अंदर दो लाइन लिखेंगे, मन करेगा 10 लाइन। ये चले ये अच्छा, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इफ ब्लॉक। ये इफ ब्लॉक, ठीक है। अच्छा, इस लाइन नंबर 24 पे या इसके इफ ब्लॉक के अंदर कोड कब जाएगा, जब ये और ये आपस में क्या करेंगे, मैच। ये भी 18 है, वो भी 18 है, तभी ये दोनों क्या होंगे, मैच होंगे, तभी इसके अंदर कोड जाएगा। अगर मान लो जैसे हम यहां लिख दें, यूजर नेम हाइट इज करेक्ट, और फिर लिख दें क्या, या ऐसे लिख दें ज्यादा अच्छा। बोलो, यूजर नेम पास हो गया और यूजर नेम की हाइट क्या है, करेक्ट। और जब भी अगर होता है तो उसके साथ कुछ होता है ना कि अगर नहीं तो, अगर ऐसा हुआ तो नहीं तो जिसी को एकदम शुद्ध हिंदी में कहो तो लोग अन्यथा कहते हैं, वो अन्यथा। और वही इंग्लिश में आ जाता है क्या, एल्स। इंग्लिश का वर्ड है एल्स, एल्स का मतलब ही क्या, अन्यथा या नहीं। तो सिंपल है, यहाँ पे बस आपको यूज करना है क्या, एल्स, करली ब्रेसेस लगाना है, एंटर। तो यहाँ देखो, इसको इफ ब्लॉक बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, एल्स ब्लॉक। याद रखना, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये भी चले और ये भी चले। ऐसे थोड़ी ना होगा कि बस ट्रेन दोनों पकड़ लोगे, या तो बस ही पकड़ लोगे या तो क्या करोगे, ट्रेन ही पकड़ लोगे। ऐसा तो है नहीं कि बस भी पकड़ लेंगे हम ट्रेन भी पकड़ लेंगे। तो
जब भी, इसीलिए हमेशा याद रखना, जब भी इफ रहेगा, इफ के साथ एक चीज हो सकती है क्या, एल्स। ये कोड, ये इफ के अंदर का कोड तब चलेगा जब कंडीशन मैच करेगी, और एल्स तब चलेगा जब मैच नहीं करेगी। जैसे दोनों 18-18 हो गए तो मैच कर जाएगा, तब इसके अंदर जाएगा। लेकिन एक 18 हो एक 20 हो, तब ये दोनों मैच नहीं होंगे। जब, याद रखना कैसे चलता है, पहले आएगा लाइन नंबर 23 पे, सबसे पहले इफ के अंदर की चीज को चलाएगा, और क्या पाएगा चलाने की, ये क्या करेगा, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल को क्या करेगा, मैच करेगा। अब मैच करने पे दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो मैच करेगी या तो मैच नहीं करेगी। अगर मैच करेगी तो ये इफ ब्लॉक का कोड चलेगा, और इसके चलने के बाद कोड आ जाएगा कहाँ, लाइन नंबर आगे। मतलब ये एल्स के अंदर कुछ भी होगा वो चलेगा नहीं, अगर मैच कर गया तो। और अगर मैच नहीं किया तो ये नहीं चलेगा, सिर्फ कौन चलेगा, एल्स। ठीक है, और इसको लिख देते हैं क्या, पास्ट की जगह लिखते हैं, देते हैं क्या, फेल्ड, और ये इनकरेक्ट। अब बताओ, अब अपनी स्क्रिप्ट को हम चला दें तो कंसोल पे रिजल्ट दे देगा कि नहीं। पहले शायद यही करने के लिए एक्सपेक्टेड तो मान लो मेरे पास नहीं रखा होता, और फिर लेकिन जब बन के आता एप्लीकेशन तो हम उसको क्या करते, एलिमेंट पे जाते, राइट क्लिक करते, इंस्पेक्ट करते, हाँ CSS या कई कुछ जगहों पे जाओगे तो उसकी साइज पा सकते हो, वहाँ से उसकी क्या करते, साइज निकालते, फिर उसको अपने दोनों को देखते, दोनों मैच करता तो कहते पास है, नहीं मैच करता तो करते फेल है। अब ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आपका ये कोड ये सारा काम कर रहा है। क्लियर है ये, यही तो है। और एक चीज़ ये देखो, हमने यहाँ क्या लिखा, अच्छा ये क्या है, हाइट, ये गेट हाइट मेथड क्या दे रहा है, हाइट कौन सी हाइट, असली हाइट जो है, ये तो है कि जो हम चाहते हैं, एक्सपेक्टेड, जो मेरी उम्मीद है कि कैसा होना चाहिए, और ये है कि भैया कैसा है। इसीलिए कई बार जब वेरिएबल का लोग नाम रखते हैं तो पहचानने में आसानी हो, जहाँ इसको लिख देते हैं नाम क्या, एक्चुअल हाइट, कोई कंफ्यूजन ना हो। एक्चुअल का मतलब ये असली होता है भाई, एक्चुअल की हिंदी क्या है, वास्तव या असली, ठीक है। हाँ नहीं वो सही कह रहे हैं, वास्तविक। ये देखो एक्चुअल हाइट, ये तो वेरिएबल का नाम है, कुछ भी रख सकते हो ना, मन करता तो XY रख देते, कौन रोक लेता था। लेकिन हम लोग ढंग का नाम रखते हैं जिससे कि बाद में ये कोड आज जो लिख रहे हैं हो सकता है 2.5 साल बाद इसके अंदर देखना पड़े, झांकना पड़े, तब जब 2.5 साल बाद देखोगे, अगर एकदम कोड में मैशअप किए होगे, नाम वाम ढंग से नहीं रखे होगे तो अपना ही कोड देखोगे और बार बार फिर खुजलाओगे। चीज़ें ढंग से किए होगे, और या फिर चलो तुम चले गए, कोई दूसरा आएगा, लेकिन जितना वो काम करेगा, जब वो फिक्स करेगा चीज़ों को, फिर धीरे धीरे बेचारा वो समझेगा, समझदार आदमी होगा तो कि बहुत गंद मचा के गया है, और उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे ठीक करते हैं। वो ठीक करेगा, जब करेगा तो तब गाली देगा, साला ये क्या था, पता नहीं क्या कोड करके गया, वो रोज यही कहेगा जब तक वो फिक्स कर रहा होगा, है ना। इसलिए नाम हम लोग ढंग से रखते हैं, जिससे कि कल को कोड देखो तो उसका रेफरेंस समझ में आ जाए। अब हम यही XY लिख दे तो क्या है, ऐसा नहीं कि ध्यान से देखेंगे तो समझ नहीं आएगा कि X और Y में क्या आ रहा है, लेकिन ध्यान से दोगे, समय दोगे, तब पता चलेगा। ढंग का नाम रख दो, तब कोड पढ़ते ही समझ में आने लगेगा, अच्छा यहाँ से एक्चुअल निकाल तो वो एक्सपेक्टेड, यहाँ मैच कर रहा है, चलो आगे बढ़ो। ऐसे ऐसे करके भाई हम लोग कोड फिक्स करते हैं ना। कोई कोड नहीं चल रहा है, 1.5 साल पहले लिखा गया था, आज नहीं चल रहा है, तो पता चला उसको जाकर फिक्स कर रहे हैं, क्यों नहीं चल रहा है, तो डिक्लाइन हम लोग देखेंगे, फिर चलाएंगे, फिर देखेंगे दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत की वजह क्या है, फिर इसको सही करेंगे। तो ढंग से अगर बंदा कोड किया होगा तो दिक्कतें सही करने में क्या होगी, इसको मेंटेन करने में क्या होगी, आसानी होगी। मनमानी कोड करके गया होगा, ढंग से नाम वाम नहीं रखा होगा, ठीक है, तो फिर उसी में बाद में मेंटेनेंस में क्या आएगी, दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। ऐसे ही एक और इफ लगा दो, जैसे हाइट के लिए लगाए वैसे ही किसके लिए लगा दो,
और बताओ यहाँ लिख दें क्या, सॉरी नहीं ये करेक्ट है, हाँ सही है, सब कुछ सही है। और यहाँ हाइट की जगह लिख दें क्या, विड्थ। ऐसे ही टेस्टिंग का कोड लिखा जाता है। क्लिक सेंड कीज कर करके वहां तक पहुंचे जो चीज टेस्ट करनी है, और फिर वो चीज निकालो और उसको एक्सपेक्टेड से क्या करा दो, मैच करा दो। अगर वो मैच कर जाए तो क्या है, पास है, नहीं तो फेल है। बाद में कंसोल पे जो रिपोर्ट आएगी उस पढ़ के हम जान जाएंगे कि क्या पास है क्या फेल। चला, अब इसे चला दो। काम तो किया ही, साथ में देखो क्या दे दिया, रिपोर्ट भी दे दिया कि नहीं। कह रहा है फेल्ड, कह रहा है यूजर नेम हाइट इज इनकरेक्ट, और फेल्ड यूजर नेम विड्थ इज इनकरेक्ट। मतलब हम जो सोच रहे थे 18 और 70 जैसा बताया गया था वैसा है नहीं, तो हम जान जाएंगे ये दो चीज़ फेल हो गई है। हम डेवलपर से बताएंगे भैया हाइट की जो वो जो है यूजर नेम की हाइट और जो विड्थ है वो मैच नहीं कर रही, सही नहीं है, उसको ठीक करो। लेकिन पलट के पूछ लिया है वो क्या है, तब पूछ लिया अच्छा तुम कह रहे हो सही नहीं है, तो बताओ तो सही क्या है। तो हम लोग देखो गलती क्या की है, हम लोग कहीं क्या नहीं कराए, प्रिंट नहीं कराए ना। अगर हम फेल या पास होने के साथ साथ ये प्रिंट करा दिए होते तो ये रहता, वो पूछता कि ठीक है कह रहे हो फेल है तो क्या है, जैसे मतलब ये देखो क्या यहाँ दिमाग लगाते कुछ ज़्यादा नहीं। यहाँ जो पास और फेल लिख रहे हो ना, लिख रहे हो कि नहीं, अब ना अब हाँ प्लस लिख दो, जब पता है ना प्लस से कॉन्केटेनेट होता है, प्लस लिख दो। और पहले क्या लिखोगे, एक्चुअल या पहले ऐसे लिख देते हैं ना, कितना अच्छा रहेगा। देखो ध्यान से लिख देते हैं क्या, एक्चुअल हाइफन, पहले ये समझो ये डबल कोट्स के अंदर है ना, ये एक्चुअल हाइफन पूरा लिख के आएगा, प्लस कर रहे हैं, और प्लस इसके बाद हम लिख दे रहे हैं क्या ना, एक्चुअल हाइट। हम लिख, अच्छा सॉरी यहाँ एक्चुअल, यहाँ लिख देते हैं, सॉरी क्या बना, क्या कर रहे हैं देखो ध्यान से, हम क्या लिख रहे हैं, पास्ट यूजर नेम हाइट इज करेक्ट डॉट स्पेस एक्चुअल हाइट हाइफन, लेकिन इसके बाद हम यूज कर रहे हैं प्लस। इसके बाद जो लिखे हैं वो डबल कोट्स के अंदर नहीं है भाई, वो तो असली उसकी वो वेरिएबल है जिसके अंदर हाइट आएगी, तो यहाँ पे वो जुड़ जाएगा कि नहीं, बताए हैं ना, एक स्ट्रिंग और एक इंट प्लस होते हैं तो क्या हो जाते हैं, कॉन्केटेनेट। अच्छा और फिर चाहते हैं, और अच्छा एक्चुअल भी बताए और क्या बताए, हम तो कहते हैं रिपोर्ट में सब आ जाए, एक्चुअल एक्सपेक्टेड दोनों। तो ऐसे करते, देखो ध्यान से, कुछ इसमें ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, बस प्लस कर रहे हैं, प्लस ध्यान से देखो क्या किए, प्लस डबल कोट्स जोड़े ना, क्यों, हम सोच रहे हैं अच्छा सा इसमें क्या लगाते हैं, कॉमा, और लिखें क्या, एक्सपेक्टेड हाइट हाइफन प्लस वही वाला एक्सपेक्टेड हाइट का क्या वेरिएबल। इससे क्या होगा जानते हो, चलो दिखाते हैं। और ऐसा ही सेम ऐड कहाँ करा दो, हाइट नहीं, ये तो पास का हो गया, फेल में तो मैसेज चाहिए, पास में तो कम मैसेज चाहिए, लेकिन फेल में तो जरूर चाहिए भैया मैसेज। तो बस वही चीज़ यहाँ कॉपी करके क्या कर दी है,
अब देखो ऐसे ही सेम हाइट के लिए कर दें, ऐसे ही सेम किसके लिए कर दें, विड्थ के लिए भी कर दें। चलो कर देते हैं। कहाँ गया ये, अब जरा अपनी रिपोर्ट अब चलाओ। अब जो आएगा, अच्छा यहाँ हाइट नहीं, यहाँ क्या यूज़ करना है, विड्थ। भैया जरा एक्चुअल विड्थ, एक्चुअल विड्थ, हाँ अच्छा एक्चुअल हाइट, अच्छा ये इसको कह रहे हो यहाँ पे, हाँ ये थोड़ा जो मैसेज आएगा ना, एक्चुअल क्या लिख देते हैं भैया, ऐसे ही कोड करना धीरे से आराम से, यही हमारा क्या होता है, काम होता है। अब चलाओ, तुम्हारा एक्सपेक्टेड 18 है और अब देखो जो भी हाइट 18 है और वो 70 है, यहाँ चल गया, देखो भैया फेल हुआ है क्योंकि एक्सपेक्टेड 18 है, एक्चुअल कितना है 27 है, वो मेरा 70 है, ये कितना है 350, उसको बता देंगे भैया ऐसा है, तब वो उसको क्या करेगा, चेक करेगा और इसके बाद वो क्या करेगा, ठीक करेगा। किसका, नहीं बस आप स्क्रीनशॉट लेके भेजो या उसको तुम बता दोगे या जो भी होगा वो तरीका होगा। वैसे स्क्रीनशॉट भी लेके भेजोगे वो तो देखेंगे बाद में, लेकिन मतलब एनी हाउ तुम्हें कम्युनिकेट कर देना है उसे कि ये दो चीज़ें सही, हाइट और विड्थ सही नहीं है, होनी इतनी चाहिए थी, हाइट इतनी है, होनी इतनी चाहिए थी, इतनी है। और तुम्हें ये देखने के लिए तुम बस स्क्रिप्ट अपना चला के चले गए, तुम स्क्रिप्ट चला के क्या हुआ, चले गए, सुबह आए तो तुम्हारे पास सारी रिपोर्ट सब मैसेज में आया। जैसे तुम कर रहे हो ना, अभी हम लोग एक स्क्रिप्ट चला रहे हैं, हम लोग कुछ ऐसा जुगाड़ करेंगे कि हम शाम को ऑफिस से जाते समय चला देंगे, और हम लोग भाई रोज वही काम कर रहे हैं 8 घंटे, तो धीरे धीरे करके ढेर सारा ऑटोमेशन कर लेंगे। तो एक बार हम लोग शाम को चला के चले जाएंगे अपना अपना घर, जब सुबह आएंगे तब तक वो क्या होगा, सब चल चुका होगा और मैसेज सब आ चुका होगा। हम वो देख के उनको बता देंगे डेवलपर को कि भैया क्या सही चल रहा है और क्या गलत। ये नहीं बताएंगे क्या सही चल रहा है, बस उनको मेनली ये बताएंगे कि क्या 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 है गलत है, क्योंकि सही बहुत कुछ चल रहा है, बस मेन बताएंगे क्या क्या गलत है। यही क्या है टेस्टिंग। ऐसे ही होगी टेस्टिंग हमेशा, याद रखना। एक्सपेक्टेड और एक्चुअल दो चीज पहले जुगाड़ करोगे, फिर इफ एल्स से दोनों को क्या करोगे, मैच करोगे। एक्सपेक्टेड तुम खुद बताओगे, जैसे एक्सपेक्टेड 18 है, 70 हमने हाथ से लिख दिया, लेकिन एक्चुअल क्या है हम बताएंगे नहीं। ये चलेगा तो उस समय एप्लीकेशन से लेके आएगा, ठीक है, ये लेके आएगा, इसे हम बताएंगे नहीं। एक्चुअल ऐसा है जो मेरा ये सिलेनियम लेके आएगा, मेरे एक्सपेक्टेड से क्या करेगा, मैच करेगा, मैच करने पे पास हो जाएगा तो पास डाल देगा कंसोल पे रिपोर्ट में, फेल होगा तो फेल डाल देगा। और सबसे अच्छी बात, ऑटोमेशन जब चलाएंगे हम तो चला के ऐसे बैठ के देखेंगे नहीं, हम अपना दूसरा काम जब बैठ के देख ही रहे तो हाथ ही चला लो। मशीन का क्या मतलब है, आपको चला दिए तो आपको उसको बैठ के देखने की जरूरत नहीं है, वो अपना काम करती रहेगी, आपका कोड भी अब चलता रहेगा। वो अपना दूसरा, अगर मान लो दिन में भी चला रहे हैं तो ऐसा नहीं चला के बैठ के देख रहे हैं, चलाने के लिए अलग से सिस्टम आपको दिया जाएगा, आप उस पर चला दोगे, अपना वो चल रहा है। आप अपना जो दूसरा काम है वो काम जिसे करने, नया काम जिसे करने के लिए इंसान की ज़रूरत है, जहाँ सोचने की ज़रूरत है, वो काम तुम, या मतलब क्या, नई नई चीज़ों को और ऑटोमेट करने की ज़रूरत है, तुम उसमें अपना काम करो। जब वो चल जाएगा तो अंतिम में रिपोर्ट देख के उनको बता दोगे क्या सही है क्या गलत, फिर अपने काम में लग जाओ, है ना।
तो क्लियर है इतना? तो गेट साइज मेथड बताए थे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये भैया ध्यान से वीडियो का जाओ, उतना हिस्सा सुनो ध्यान से, इसके बारे में एकदम कायदे से लिखो। गेट टेक्स्ट मेथड है देखो, और जब इसके बारे में लिखोगे तो कायदे से लिखना इनर टेक्स्ट के बारे में जो बातें बताई। पहले इनर टेक्स्ट को पहचानना कैसे है, क्या बताए थे? ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में जो टेक्स्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? इनर टेक्स्ट। और गेट टेक्स्ट मेथड वही इनर टेक्स्ट की ही वैल्यू लेके आता है। इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? बोलो। स्ट्रिंग ही, हाँ स्ट्रिंग ही है। क्यों भाई? गेट टेक्स्ट करोगे, कुछ अक्षर वहां जो लिखा हुआ होगा, जो इनर टेक्स्ट में लिखा होगा वो लेके आएगा, वो अक्षर है ना, तो अक्षर क्या होते हैं? स्ट्रिंग। तो वैसे गेट टेक्स्ट मेथड देख लो, इसका रिटर्न टाइप भी याद रखना। और कौन सा एक मेथड देखा था? एक मेथड देखा था गेट एट्रीब्यूट। इस मेथड के सहारे हम किसी एट्रीब्यूट का नाम, इस मेथड में एक आर्गुमेंट था, याद करो भैया, याद करो, नहीं तो हम आगे नहीं पढ़ाएंगे। हम गेट एट्रीब्यूट मेथड था, इसका काम क्या था? एट्रीब्यूट क्या होता है? अरे भैया फिर से वही चीज़ बताओ यार, अगर इतना डिटेल में बताने के बाद तुम्हें बताया गया है, एक ओपनिंग टैग या स्टार्टिंग टैग है, एक क्लोजिंग या एंडिंग टैग है, बीच में क्या होता है? इनर टेक्स्ट होता है। और स्टार्टिंग या एक ओपनिंग टैग के अंदर पेयर्स में, पेयर का मतलब जोड़े में, जैसे href इक्वल टू ये बराबर ये, इस तरह से जो चीज़ें होती हैं इन्हें बोलते हैं एट्रीब्यूट और वैल्यू। अगर तुम्हें पता हो एट्रीब्यूट क्या होता है और एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है, तो गेट एट्रीब्यूट मेथड सुन के तुम खुद ही अंदाजा लगा सकते हो। इसका काम यही है, एट्रीब्यूट की वैल्यू लेके आना। अब किस एट्रीब्यूट की? किसी एट्रीब्यूट की लेके आएगा ना, हवा में तो लेके आएगा नहीं। इसीलिए देखो गेट एट्रीब्यूट जो मेथड है वो आर्गुमेंट में क्या मांगता है तुमसे? स्ट्रिंग मांगता है। स्ट्रिंग में क्या चाहता है? वो कहता है भैया एट्रीब्यूट की वैल्यू ले तो आए तुमको, लेकिन इसके पास 8 एट्रीब्यूट है, किसकी लेके आए? तो यहाँ पे जो एट्रीब्यूट का नाम लिख दोगे, जैसे अगर हम लिख दें इस एलिमेंट का एक्स पाथ, इसको यूज कर रहे हैं, और हम लिख दें क्या? href, इसके पास है ना href बराबर ये, तो इसकी वैल्यू इतनी बड़ी है ना, इतनी बड़ी सारी वैल्यू लेके आए। अगर हम पास कर दें क्या? क्लास, तो वैल्यू क्या लेके आएगा? तुम्हें बताना होगा एट्रीब्यूट का नाम, इसका काम है ले आना एट्रीब्यूट की वैल्यू। और क्लास में दो बड़ी जरूरी चीज बताए थे भाई, बताए थे ना, इंटरव्यू में पूछते हैं वो सवाल, भैया एक टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू कैसे इनपुट करोगे? एक एलिमेंट, एक बटन है जिसके पास इनर टेक्स्ट नहीं है, ठीक है, उसका टेक्स्ट कैसे लेके आओगे? सब गेट एट्रीब्यूट मेथड से होगा ना, बताए थे भैया। वो हिस्सा जाके देखो ध्यान से, एक गेट एट्रीब्यूट वाला और गेट टेक्स्ट वाला। गेट एट्रीब्यूट देखो भाई, हमने वहाँ टेक्स्ट बॉक्स के बारे में बताया यार। ये इंटरव्यू में पूछेगा तुमसे, एक टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखा हुआ है, वो हमें फेच करना है। तुमसे कहेगा टेक्स्ट लेके, किसी का टेक्स्ट लेके आना है, इनर टेक्स्ट, तो तुम कहोगे मेथड हम कौन सा यूज करेंगे? गेट टेक्स्ट। तुमसे कहेगा किसी टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखा हुआ है, वो वैल्यू हमको लेके आनी है, वो टेक्स्ट लेके, वहाँ गेट टेक्स्ट मेथड का बताए थे ना। एक टेक्स्ट बॉक्स में जो तुम टाइप करते हो सब उसके वैल्यू एट्रीब्यूट में जाता है, और तुम्हें बताया गया है, तो तुम्हें जो चाहिए वो कहाँ रखा है? वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर। और तुम्हें पता है कि तुम्हारे मेथड का नाम क्या है? तुम्हारे पास एक मेथड है जिसका नाम क्या है? गेट एट्रीब्यूट। उसका काम ये है कि एट्रीब्यूट का नाम दो और वो वैल्यू लेके आए। और तुम्हें पता है जो वैल्यू एट्रीब्यूट में ही जाएगी, वैल्यू लिखी हुई, तो तुम मेथड कौन सा कॉल करोगे? ये गेट एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट का नाम क्या भेज दोगे? वैल्यू भेज दो। यही बताए थे ना, ठीक है। तो ये क्या हुआ? बस इतनी ही चीज तो बताइए यार, ढंग से बताई जाए तो एक क्लास की चीज है। अब आप लोग बाद में कहोगे देर कर रहे हो सर, जल्दी नहीं, आप तो इतने दिन में कहोगे, लेकिन अब ऐसी हरकतें करोगे तो क्या करेंगे बताओ?
कैसे बताएंगे डेट? ये सीरियसली हम सिर्फ यही नहीं, पहले की बात नहीं, यही एक दिन की चीज़ है। अगर आप ध्यान से सुनो, नंबर 1 चीज़ और नंबर 2 चीज़, जितना कराया जा रहा है जाके एग्जैक्टली करो ना यार, सीधी बात है। क्योंकि कैर सीक्वेंस भी, स्ट्रिंग जो है वो कैर सीक्वेंस से ही बनता है। स्ट्रिंग है क्या? कैर सीक्वेंस ही। कैर सीक्वेंस, कैर मतलब कैरेक्टर, सीक्वेंस मतलब कई चीजें एक साथ, हाँ, कई कैरेक्टर सीक्वेंस में। और एक स्ट्रिंग में क्या होता है? कई कैरेक्टर सीक्वेंस में ही तो होते हैं। चलो आगे देखेंगे उस बारे में। नहीं, कैर नहीं है, कैर सीक्वेंस है। सिंगल कोट्स में सिर्फ सिंगल कैरेक्टर भेज सकते हो, मल्टीपल नहीं। तो ये 5 मेथड है ना। अच्छा, यही तुम्हारा एप्लीकेशन था, इसमें है इंस्टॉल है? अच्छा हाँ है तो ना, ये देखो। अच्छा ये बताओ, ये एक वर्ड सुनो, हम लोग सॉफ्टवेयर वाले यूज करते हैं 2 वर्ड, इनेबल्ड और डिसेबल्ड। इनेबल्ड और डिसेबल्ड किस लिए यूज करते हैं? इनेबल किसे बोलते हैं? ऐसी कोई चीज जिस पे तुम काम कर सको, तो उसका मतलब है क्या है? वो इनेबल। ऐसी चीज जिस पे काम न कर सको, जिसको यूज न कर सको, वो समझ जाना क्या है? डिसेबल। जैसे ये यूजर नेम है, इसमें तुम वैल्यू टाइप कर ले रहे हो, क्लिक कर रहे हो, टाइप कर ले रहे हो, तो ये क्या है? इनेबल है। यहाँ पे भी टाइप कर ले रहे हो, ये क्या है? इनेबल है। लॉगिन बटन पे क्लिक कर ले रहे हो, ठीक है, इनेबल है ना, सब सही चल रहा है। लेकिन कई बार कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो क्या होती हैं? डिसेबल। क्या होती हैं? डिसेबल। जैसे अच्छा और कुछ देखो, यहाँ ये देखो जरा अच्छे सब लोग, ये क्या है? दिख रहा है? बड़ा करें, ये क्या है? बटन बोल देंगे। क्या है? एक बटन है। ये क्या है? बटन। ये क्या है? बटन। देखो ये वाली बटन का नाम क्या है? हाइड। क्लिक कर दोगे तो हाइड कर देगा इसको, इस बॉक्स को बंद कर देगा। एक बटन है क्या? रिफ्रेश, कि इस बॉक्स का डेटा फिर से क्या करेगा? रिफ्रेश करेगा, जाएगा सर्वर से, डेटाबेस सर्वर से जाके फ्रेश डेटा, नया डेटा लेके आएगा, है ना। जैसे मान लो अभी यहाँ 10 लोग का अकाउंट आ रहा है, उस सॉफ्टवेयर में कोई एक आदमी नया अकाउंट बनाया, तो तुमको तो 10 ही दिखाई देगा। जब एक बार रिफ्रेश करोगे तब कितने दिखने लगेगा? 11। ऐसा होता है ना तुम्हारे साथ, बहुत से सॉफ्टवेयर यूज करो तो जब एक बार रिफ्रेश करते हो तो जो नया होता है आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये रिफ्रेश बटन, ये रिफ्रेश करने के लिए, ये क्या कर रही है? एडिट। इसके थ्रू तो एडिट करने का मतलब चेंज करना, इसके अंदर का डेटा मान लो क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। चलो 3 चीज हो गई। ये तीनों चीज क्लिक करें तो काम कर रहा है ना। देखो ये देखो रिफ्रेश कर रहा है, देखो ये व्हील नहीं है, चक्री घूम रही है ना, ये रिफ्रेश कर रहा है। ये क्लिक कर देंगे तो हाइड ही हो जाएगा, ये क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एडिट। देखो एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ अभी 5 दिखा रहा है, हम चाहते हैं कि नहीं भैया इस बॉक्स में कितने दिखाओ? 12 दिखाओ। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे 8 कर दें तो 8 दिखाएगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये बटन्स हैं, इन पे काम कर रहे हैं। ये बटन यूज हो सकते हैं। ये बटन क्या है? इनेबल्ड है। लेकिन एक बटन और है, ये जो क्रॉस का बटन बना है, ये जानते हो? क्लोज बटन है। क्लोज बटन ऐसे रहती है ना कहीं शायद, अक्सर देखो क्लोज बटन राइट टॉप कॉर्नर पे क्रॉस का निशान,
इधर नहीं रहती बटन क्लोज, कहाँ रहती है? हमेशा कहीं देखोगे यही स्टाइल है दुनिया की, राइट टॉप कॉर्नर पे ही क्या रहती है? क्लोज बटन। इसके पास भी ये देखो, राइट इस बॉक्स के अंदर भी यही है, लेकिन इस क्लोज बटन पे क्लिक नहीं कर पाओगे। देखो पहली बात तो तुमको देख के कुछ लग रहा होगा, ये इनका कलर तो खूब चमकदार है, और इसके मुकाबले इसको देखो, इसका कलर धुंधला सा नहीं है। ये वो तुमको बता रहा है, जो जिसने सॉफ्टवेयर बनाया है, ये चिन्ह बना रखा है, जिसे तुम समझ जाना है कि ये बटन क्या है, डिसेबल्ड है, इस पे करने से काम कुछ होगा नहीं। ठीक है। और बहुत सी चीजें मतलब क्या होती हैं, चीजें इनेबल भी हो सकती हैं और क्या होती है डिसेबल्ड। जैसे तुम देखो कई बार कुछ फॉर्म भरते होगे, पता चला वैसे आर्मी पर्सन्स वाली चीजें तुम्हारे लिए क्या है, वो क्या है, तुम अपना नॉर्मल सिलेक्ट करते होगे तो आर्मी वाली जो चीजें होंगी तुम्हारे लिए फॉर्म में क्या आती होंगी, डिसेबल्ड, तो नहीं सिलेक्ट कर सकते। कुछ बंदे ने कुछ और ऊपर सिलेक्ट किया होगा कि आर्मी पर्सन है, तो उसके लिए वो सारी चीजें क्या आने लगी। तो चीज इनेबल भी हो सकती है और चीज क्या होती है, डिसेबल। क्लियर है ये बात? तो इनेबल डिसेबल समझ में। और डिसेबल की पहचान है क्या, काम करने लायक नहीं रहेगा नंबर 1, और नंबर 2 कलर क्या हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा, धुंधला सा रहेगा, जिससे मतलब यूजर समझ सकता हल्का हो जाएगा। ठीक है। ये तो हुआ कि क्या है ये इनेबल डिसेबल, और कोई चीज़ इनेबल डिसेबल होगी तो क्या होगा, है ना। लेकिन ये बताओ, इस पे यूजर नेम पे वैल्यू कब टाइप कर सकते हो, जब ये इनेबल होगा तब ना, नहीं कर सकते ना। मान लो या तुमको टेस्ट करने के लिए बताया गया है, लिखा गया था उसमें जब सॉफ्टवेयर बन रहा था कि वहाँ एक यूजर नेम नाम का क्या होना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स होना चाहिए, ये इनेबल्ड होना चाहिए। क्या इसकी साइज ये होनी चाहिए इतने बाई इतना, और ये क्या होना चाहिए, इनेबल्ड होना चाहिए। क्लियर है? तो इनेबल्ड होना चाहिए। एक्सपेक्टेड क्या है, इनेबल्ड होना चाहिए। एक्चुअल क्या है, वो तो निकालना पड़ेगा ना, वो तो अभी हम आंख से देख रहे हैं, लेकिन हमें तो ये काम किससे करना है, आगे कोड से। मेरा कोड ये पता कर ले कि ये इनेबल है या डिसेबल। अगर हमसे मैनुअल टेस्टिंग करने के लिए कोई बोलेगा तो हमें जैसे पता लिखा था, जो उनको कागज मिला कहा गया था भैया जो चीज़ टेस्ट करोगे उसके बारे में लिख के मिलेगा ना, तो जो कागज मिला था देखे थे तो हमें पता था कि फलानी चीज़ क्या होनी चाहिए, उसमें लिखा था कि यूजर नेम क्या होना चाहिए, इनेबल्ड होना चाहिए। जब बन के आया तो आया, अपनी आँख से देखे, क्लिक किए, देखे, टाइप कर ले रहे हैं तो हम समझ गए क्या है, ये इनेबल्ड है, तो हम कहिए चीज़ क्या होगी, पास। तो मैनुअली किए ना। अब हम चाहें कि किसी काम को करने का क्या लिख सकते हैं, कि मेरा कोड ही ये पता कर ले कि यूजर नेम या पासवर्ड या लॉगिन बटन इनेबल है या डिसेबल। कैसे हो सकता है ये देख, मान लो इसी यूजर नेम की बात कर रहे हैं, क्या है एलिमेंट का, कहाँ गया, चलो यहाँ, हाँ बोलो क्या करें, यही है ना। हम यूजर नेम के ऊपर ही क्या टेस्ट किए, उसकी हाइट और विड्थ, और हम ये भी टेस्ट करना चाह रहे हैं उसकी क्या, वो इनेबल है या नहीं। तो देखो कैसे करेंगे, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट है। अच्छा ये बताओ एक्सपेक्टेड क्या है कि इनेबल होना चाहिए, हाँ, और मतलब यही है ना कि इनेबल होना चाहिए। अच्छा दो ही तो संभावना हो सकती है, मेरे एक्सपेक्टेड की भी क्या 3 संभावनाएं हो सकती हैं, मेरे एक्सपेक्टेड में कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, तो या तो इनेबल होगा या तो इनेबल नहीं होगा। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि 3 संभावनाएं निकल के आ जाए, जैसे एक सिक्का उछालोगे तो कितनी संभावनाएं हैं, सिर्फ 2 से ज्यादा 3 संभावनाएं नहीं। तो सेम वैसे ही यहाँ पे भी क्या है, 2 ही संभावना है ना, या तो कोई चीज इनेबल है या तो इनेबल नहीं है, मतलब डिसेबल्ड है, या तो इनेबल्ड है या तो डिसेबल्ड है। तो ऐसी चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने यूज किया किसका, बूलियन का। जहाँ 2 वैल्यू होती हैं वहीं तो हमेशा याद देखना बूलियन यूज होगा। बूलियन की सबसे अच्छी बात क्या होती है, बूलियन एक ऐसा डेटा टाइप है जो सिर्फ 1 बिट मेमोरी लेता है। अगर इंट की बात कर दोगे तो इंट कितना लेता है, 4 बाइट, मतलब 32 बिट, 32 गुना ज्यादा। अगर कहीं तुम्हें वैल्यू की जरूरत है और वो वैल्यू तुम्हें लगता है कि उसकी 2 ही वैल्यू हो सकती है, या तो ये या तो वो, कोई तीसरी वैल्यू नहीं हो सकती, ऐसी चीज़ों के लिए हम बूलियन लिखते हैं, जिसे हम यहाँ लिख दें
क्या बूलियन एक्सपेक्टेड स्टेटस इक्वल्स टू क्या ट्रू। हमारा यही है ना कि स्टेट मतलब क्या एलिमेंट क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेड यही है कि ट्रू मतलब क्या होना चाहिए, इनेबल होना चाहिए। चलो हम लोग इनेबल कह रहे हैं ट्रू, ठीक है, और अगर डिसेबल है तो मतलब क्या, चलो ये मेरा एक्सपेक्टेड है, बस हमने अपने हाथ से लिखा है क्योंकि हमको ऐसा बताया गया है कि वो चीज। अब देखो ये ए क्या है, ए डॉट करोगे मेथड आते हैं। अब ध्यान से देखो इसका एक मेथड क्या नाम पढ़ो, इज इनेबल्ड। ये वेब एलिमेंट क्लास का एक मेथड है, कंफ्यूज मत होना, ये वेब एलिमेंट का मेथड है, नाम क्या है, मेथड है क्या इज इनेबल्ड। और इस देखो इज इनेबल्ड, इसका काम है ये चेक करना एलिमेंट इनेबल्ड है या नहीं, हाँ इनेबल्ड है या डिसेबल्ड है। तो जानते हो ये चेक करने के बाद ध्यान से देखना ये मेथड रिटर्न करता है, उसका रिटर्न टाइप भूलना मत, क्या है, ये मेथड जब चलेगा तो दो ही चीज रिटर्न कर सकता, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अगर तुम्हारा सही में वो इनेबल है तो ट्रू देगा, और डिसेबल होगा तो क्या देगा, फॉल्स। ये जब कोड चलेगा जैसे इज इनेबल्ड चलेगा, अगर तुम्हारा वेब एलिमेंट जिसका एक्स पाथ यहाँ तुम दिए हो वो इनेबल्ड हुआ तो ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, बूलियन रिटर्न करता है, लेकिन बूलियन में क्या आएगा, ट्रू आएगा। और अगर वो डिसेबल हुआ तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं क्या बूलियन क्या एक्चुअल स्टेटस है ना। अब एक्सपेक्टेड है कि ट्रू होना चाहिए, एक्चुअल जो भाई जैसा होगा वैसा इस वेरिएबल में आएगा। हमारा काम क्या होता है टेस्टिंग में, सिर्फ इतना, इसको ढंग से प्रैक्टिस करना, बस इफ लिखना, दो चीज भाई एक्सपेक्टेड और एक्चुअल को क्या कर देना, मैच कर देना, मैच करे तो पास रिपोर्ट कर देना, ना मैच करे तो देखो इफ, इसीलिए लगाते हैं इफ और साथ में लगाते हैं क्या एल्स, और यहाँ पे लिख दे इफ एक्चुअल स्टेटस डबल, बस ये याद रखना है सिंगल इक्वल टू मत यूज करना, क्या यूज करना, जावा में जब भी दो चीज को कंपेयर करते हैं मैच करते हैं तो हमेशा क्या यूज करते हैं, डबल इक्वल टू। क्लियर है। और अब यहाँ पे तुम प्रिंट कर दो, क्या लिख दो, पास्ट यूजर नेम इज इनेबल्ड, बस इतना ही बहुत है। हेलो, हाँ बोलो, हाँ 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 कहाँ हो तो चलो चलो क्लास लेने बताते हैं 10 मिनट। तो उससे कहो ना कि मेरा भाई हमने डेवलपमेंट में काम ही नहीं किया, उससे बोलो फ़ोन करके भाई हमने, तो उसे बता दो कि हम पीवी प्रोफाइल में हमने डेवलपमेंट में काम नहीं किया है, ठीक है, लेकिन ऑटोमेशन में काम किया, ये सब बता दो। और फिर भी अगर फिर भी कहे कि नहीं ठीक है तो ये सब सारी चीज़ पहले उसे बता दो, ठीक है। फेल्ड यूजर नेम इज डिसेबल्ड। अब इसकी भी ये इस झंझट से भी छुटकारा कि ये टेस्ट करना है बार बार देखो कि इनेबल है कि डिसेबल है, हाथ से ये तुम्हारा कोड ये टेस्ट कर देगा कि वो इनेबल है या क्या है, डिसेबल। क्योंकि अगर इनेबल हुआ तो जब ये लाइन चलेगी तो ये इसमें क्या आएगा, ट्रू आएगा, और ये ट्रू और ट्रू क्या होगा, दोनों मैच कर जाएगा भाई, ये इधर भी ट्रू मैच कर जाएगा, और ये लाइन चलेगी पास्ट यूजर नेम इज। आई बात समझ में। तो ये मेथड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम लोग यूज करते हैं क्योंकि हमें ये चेक करना होता है कि जाके देखो वहाँ फलानी चीज़ क्या होनी चाहिए, इनेबल्ड होनी चाहिए, डिसेबल्ड होनी चाहिए, या फलानी चीज़ क्या होनी चाहिए, ये भी चेक करना होता है कई बार वहाँ डिसेबल्ड होना चाहिए। कि जैसे जब तुमने
और ये वो सिलेक्शन में तुमने नॉर्मल कुछ लिखा हुआ है, उसके हिसाब से तुम्हारे पास वो ऑप्शन नहीं आना चाहिए या डिसेबल होना चाहिए। तो तुम्हें चेक करना है कि वहाँ डिसेबल होना चाहिए, तब वहाँ एक्सपेक्टेड तुम्हारा क्या होगा, फॉल्स होगा। जैसे तुम्हारा जहाँ तुम्हें ये टेस्ट करना होगा कि फलानी जगह जाके देखो डिसेबल होना चाहिए, वहाँ एक्सपेक्टेड क्या है, फॉल्स। इनेबल नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिसेबल। तो एक्सपेक्टेड क्या होगा, फॉल्स। और सही में डिसेबल होगा अगर, तो जब ये इज इनेबल्ड मेथड चलेगा तो क्या लेके आएगा, फॉल्स, है ना। तो जरा ध्यान से इस मेथड को भैया, और हर मेथड 4-6 एलिमेंट के साथ ट्राई करो, ठीक है। तो ये मेथड हो गया कौन सा आपका है, इज इनेबल्ड। एक मेथड ये यूज कर सकते हो। अच्छा, एक कभी कभी और भी दिक्कत आती है यार। अच्छा ये बताओ, सेलेनियम कहाँ ढूंढता है। अच्छा ये ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट क्या करता है, एलिमेंट को ढूंढता है कि नहीं ढूंढता है। कहाँ ढूंढता है, यहाँ पे, यहाँ पे नहीं ढूंढता। यहाँ पे हम तुम इंसान ढूंढते हैं, वो सीधे जाता है कहाँ, बेस सोर्स के अंदर। वो हर चीज को एचटीएमएल में ढूंढता है ना, वो एक्स पाथ लेके कहाँ भागता है, एचटीएमएल में। हम तुमसे टेस्टिंग करने के लिए कहा जाएगा, तुम एचटीएमएल में नहीं झांकोगे, तुम यही देखोगे ना, ये इंसान है, आँख है, ऐसे देखता है। देख कोड के पास आँख वाँख थोड़ी ना है। कोड जो काम करती है वो कोड काम करती है, वो जानती है कि भैया ये बना तो एचटीएमएल से ही है, तो सीधे एचटीएमएल पे काम। क्लियर है ये बात। अच्छा ये बताओ, ये जो पेज है तुमको दिख रहा है, जानते हो इस पेज पे कितने एलिमेंट होंगे, तब भी अंदाजा, वाइल्ड गेस। बयासी एलिमेंट। अगर थोड़ा 2-4 चीजें इधर उधर हो जाती है तो मान के चलो 75 एलिमेंट तो है ही, इसमें कोई वो नहीं। 75 एलिमेंट मान के चलो, या ना 75, चलो 60, चलो 60 एलिमेंट मान के। यहाँ 60 हमको दिखा सकते हो, 60 चीज नहीं दिखा पाओगे। गिन के खूब ध्यान से भी गिन के बैठोगे तो जैसे ये 1, ये 2, ये पासवर्ड जो लिखा है 3, ये 4, ये पावर्ड वाई लिखा है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, मतलब ऐसे तुम गिनोगे तो मुश्किल से 20-25 गिन पाओगे, बहुत मुश्किल 20-25। जबकि हैं कितने जानते हो, 60 हैं। कितने, 60। मतलब HTML में 60 हैं, लेकिन सामने UI पे, इसको UI बोलते हैं ना भाई, कंफ्यूज तो नहीं होंगे। यूजर इंटरफेस जो यहाँ सामने दिख रहा है इसको UI बोलते हैं। जैसे फेसबुक जो यूज करते हो, क्या यूज कर रहे हो, UI यूज कर रहे हो, है ना। तो ये UI है ना, मतलब HTML में 60 एलिमेंट हैं, लेकिन UI पे कितने हैं, 20 दिखाई दे। तो क्या बोल सकते हैं, जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि यार जैसे मेरे पास कोई चीज़ 10, जैसे मान लो मेरे पास 10 मुर्गियाँ, ठीक है, लेकिन वो कुछ एट ए टाइम हमको कितने दिखाई दे रही है, 5। तो हम क्या बोलेंगे, ऐसा तो नहीं मेरे पास 5 हो गई, मेरी 5 मुर्गियाँ गई है, मेरे पास क्या 10। हम बोलेंगे ये कि मेरी 5 मुर्गियाँ जो हैं वो विजिबल है, डिस्प्ले हो रही है, दिखाई दे रही है, और 5 मुर्गियाँ क्या है, हिडन, छुपी हुई है, जो दिखाई नहीं दे रही। ये है ना, दो चीज़ें होती है ना कि भाई चीज़ क्या हो सकती है, मेरे पास 10 चीज़ें हैं, उसमें से हो सकता है कुछ क्या है, विजिबल है या डिस्प्ले हो रही है, और कुछ ऐसी हो सकती है जो डिस्प्ले नहीं हो रही है, क्या, हिडन। तो ऐसा ही सेम कंसेप्ट HTML में भी होता है। जो जो दिखाई दे रहा है इसका मतलब है वो डिस्प्ले हो रहा है। जैसे मान लो 30 डिस्प्ले हो रहा है, टोटल 60 है और 30 डिस्प्ले हो रहा है, इसका मतलब क्या है, 30 डिस्प्ले हो रहे हैं और 30 क्या है, हिडन। क्या करें, हिडन करने के कई रीजंस होते हैं। हिडन करने का रीज़न ये भी होता है कि हर चीज़ तुमको यहाँ पे दिखा भी नहीं सकते। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको वो लोग खुद ही हिडन करते हैं। स्ट्रक्चर जाओगे यहाँ, टेबल वेबल दुनिया भर की, मतलब तुम अभी ये दिमाग में रखो कि चीज़ हिडन भी हो सकती है। लेकिन अच्छा क्या हिडन होना चाहिए, क्या यूज़र नेम हिडन होना चाहिए, यूज़र नेम तो क्या होना चाहिए, सामने होना चाहिए ना, यूज़र नेम तो हिडन नहीं होना चाहिए। तो ये भी हमें टेस्ट करना पड़ता है
कि यूजर नेम हिडन है या डिस्प्ले हो रहा है। हमें ये भी टेस्ट करना पड़ेगा कि ये जो यूजर नेम है, अगर तुमसे कोई कहेगा टेस्ट केस में लिखा, तुमसे कहेगा कि बनवा रहा होगा सॉफ्टवेयर, कहेगा कि यूजर नेम होना चाहिए, जो डिस्प्ले होना चाहिए, जो इनेबल होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए और इनेबल होना चाहिए, उसकी लंबाई ये होनी चाहिए, उसकी चौड़ाई, उसकी साइज ये होनी चाहिए। हाँ, ऐसा बोला। तुम्हें ये भी टेस्ट करना है कि वो डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। आंख से तो देख लोगे हाँ भैया यूजर नेम डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन हमें तो ये किससे करना है, कोड से करना है। तो बस किसके लिए, कैसा बैकग्राउंड, मतलब ये जो बैकग्राउंड तुमको दिख रहा है ये भी एक एलिमेंट है। यही तो कहना है, जो कुछ दिख रहा है सब क्या है, एक बड़े एलिमेंट के अंदर एक छोटा एलिमेंट है। इस तरह से बना हुआ है, मतलब है सब कुछ इसमें क्या, सिर्फ एलिमेंट। बहुत से हिडन है, बहुत से विजिबल है। जो हिडन है हमें चक्कर नहीं पड़ना, बस हमें तो ये देखना है कि जिनको जिनको विजिबल होना चाहिए वो लोग विजिबल है या नहीं। भैया यूजर नेम तो डिस्प्ले होना चाहिए ना, नहीं तो बंदा कैसे लॉगिन कर लेगा। तो हमको ये टेस्ट करना है कि यूजर नेम डिस्प्ले हो रहा है। तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट क्या करेगा, एलिमेंट को ढूंढ, अच्छा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट गया, ये क्या करेगा, ढूंढेगा। कहाँ ढूंढेगा, HTML। वो हिडन होगा तब भी ढूंढ लेगा और विजिबल होगा तब भी, क्योंकि वो तो HTML में ढूंढेगा। HTML में हिडन विजिबल दोनों रखे हैं, इसलिए इसका काम है सिर्फ ढूंढ के लाना। ये नहीं बता सकता कि मामला हिडन है या मामला विजिबल है। एलिमेंट क्या है उसके बारे में नहीं बता सकता। इसीलिए वेब एलिमेंट क्लास को एक और मेथड दिया गया जिसका नाम रखा गया इज डिस्प्लेड, और रिटर्न क्या करता है, बूलियन। भाई दो ही बातें होंगी ना, या तो डिस्प्ले हो रहा होगा या तो नहीं। वैसे थोड़ी नहीं होगा कि आधा हो रहा है और आधा हिडन है। अगर या तो हो रही होगी या तो नहीं हो रही। तो बस ये मेथड हम लोग कॉल करते हैं इज डिस्प्लेड। इससे मिल जाता है, जैसे हमने लिख दिया बूलियन रिटर्न कर रहा था ना, बूलियन और क्या एक्चुअल, हम लिख देते हैं वो डिस्प्ले, हाँ मान लो स्टेटस। ये एक्चुअल हो गया, एक्सपेक्टेड मेरा क्या है कि डिस्प्ले होना चाहिए, तो वो भी मेरा क्या है, ट्रू है। देखो ऐसे लिख दें, देखो ये हम खुद से लिख दे रहे हैं ऐसा होना चाहिए, और यहाँ से निकल के आएगा। अगर डिस्प्ले हो रहा होगा तो इस वेरिएबल में ट्रू आएगा, डिस्प्ले नहीं हो रहा होगा, हिडन होगा तो क्या आएगा, फॉल्स। हम इफ एल्स से फिर क्या करें, दोनों को मैच करना और फिर रिपोर्ट करते हैं। अगर मैच कर रहा है तो पास है, डिस्प्ले हो रहा है, नहीं तो नहीं हो। क्लियर है ये बात? ये मेथड भी समझ में आया। रिटर्न टाइप याद रखना, ना बूलियन है, ट्रू या फॉल्स। तो ये तो हो गया तुम्हारा क्या, ये दो मेथड हो गए, ठीक है। चलो इतना ही रखते हैं। लेकिन भैया आज एक काम करिए, फटाक से